क्लास 12th का, ठीक है, वोकेशनल जो आपका सब्जेक्ट है NSQF में रिटेल, उसका हम क्लास 12th का रिटेल का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, और वो भी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, और विद आंसर्स डेफिनेटली। एंड हिंदी में वो ही क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़े लेंदी होंगे और थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। बाकी वन मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं समझा ही दूंगी, तो उनको हिंदी में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग जल्दी से अपने सैंपल पेपर को डिस्कस करते हैं। एंड आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी रिटेल का सैंपल पेपर कर सकें। सैंपल पेपर है स्किल एजुकेशन रिटेल का, इसका कोड है 801 और 2022-23 का ये सैंपल पेपर है। 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा 12th का, और 3 आवर्स जो है इसका ड्यूरेशन होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना आप सब बच्चे। इस क्वेश्चन पेपर में जो है 24 क्वेश्चंस होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और 6 + 18 मतलब टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे। 6 में से तो 6 ही करने हैं पूरे, और 18 में से आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस जो है उनके आगे मार्किंग स्कीम मार्क्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में, वो आपको पहले से ही पता होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर को, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि हमें 6 में 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 आंसर्स देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश कंटेन नेम बॉक्स एंड ए लॉन्ग व्हाइट बॉक्स नोन एज इनपुट लाइन। उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार जो होता है उसमें एक व्हाइट बॉक्स होता है और इसमें नेम बॉक्स होता है, और इसे जो है हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ नंबर्स इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल। इसको बोलते हैं मैक्स। मैक्स जो कमांड होती है उससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब टाइप ऑफ ड्रामेटिक इमोशनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो कौन सा होता है जिसमें आप इमोशनली अपने आप को वीक फील करते हो। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, और ये चारों में से जो है राइट ऑप्शन वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप अपने आप को इमोशनली वीक फील करते हो। Which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves? ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, मतलब आपको अंदर से ही आप इतने मोटिवेटेड हो कि आपको बाहर से किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आपको किसी भी मोटिवेटर को, संदीप महेश्वरी को या किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो। डैश इज अ कंपनी दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, उसने अभी अपना बिजनेस जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं किया है, जस्ट स्टार्ट किया है। द एबिलिटी टू वर्क विद अदर इज इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का ये मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हो टीम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपरमार्केट डिस्प्ले टेक्निक। इनमें से कौन सी सुपरमार्केट डिस्प्ले टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो सुपरमार्केट डिस्प्ले में लाउड म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं होता है, स्लो म्यूजिक होता है। तो ये कलर होता है, कंटेनर, प्रॉप्स, ये सब रखे जाते हैं, लेकिन म्यूजिक जो है उसको स्लो रखा जाता है। नेम द प्लेस वेयर द कस्टमर कम्स टू पे फॉर हिज और हर परचेज, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कस्टमर आता है अपने जो भी उसने खरीदा है उसको पेमेंट करने के लिए। डैश इज मैंडेटरी इफ मैनेजमेंट इज गोइंग टू फुल्ली मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है जरूरी मैनेजमेंट के लिए अगर वो अपनी रिपोर्ट बनाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए? एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग। वो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपना रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर रखे। A milk float is a small BEV. What does BEV stands for? BEV का मतलब होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। ऐसे व्हीकल जो बैटरी से चलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग इज कॉमनली नोन एज डैश एडवर्टाइजिंग। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग को पॉइंट ऑफ परचेज भी बोला जाता है, ठीक है। डिफाइन कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का क्या अर्थ है? कस्टमर सेंट्रिक का अर्थ होता है कि जब आप ग्राहक को केंद्र में रखकर पूरा, मतलब जो भी आपने प्लानिंग करी है, सोचा है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग ही आपने सब कुछ प्लान किया है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर। जब आप कस्टमर की जरूरत के हिसाब से अपना सारा काम करते हो।
व्हाट डज B2B? B2B का मतलब क्या है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। Which email involves sending an email solely to communicate or promote messages, for example, an announcement of a special offer or a catalog of product. जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हो ईमेल के थ्रू, मतलब आपने किसी को ईमेल भेजा है और आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो ईमेल के थ्रू। नेम द कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रिटेलिंग। कॉल सेंटर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है रिटेलिंग में? वर्चुअल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द डैश नेटवर्क कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क ही होता है जो हमें इंडस्ट्री से, ट्रेड से या किसी से भी कनेक्ट करना होता है। सीआरएम, सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिटेलर को सक्सेसफुल होने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेल शॉप एबिलिटी? रिटेल शॉप एबिलिटी के लिए जो मेन प्रिंसिपल हैं उनमें से कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो मैक्सिमाइज क्लटर। क्लटर का मतलब होता है आपने बहुत ज्यादा सामान भर दिया है जो बिक नहीं रहा है, उसे बोलते हैं क्लटर। तो क्लटर बहुत ज्यादा होगा तो ये अच्छा आपके लिए सिग्नल नहीं है। डैश इज यूज्ड विद द बैक ऑफिस सर्वर टू एंटर आइटम प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, अपडेट एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। तो आपको क्या चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एंटर करने के लिए? हमें कीबोर्ड चाहिए नेचुरली, ठीक है। लिस्ट एनी टू विजुअल डिस्प्ले टूल बॉक्स। अब इन देखो मैंने कितने लिखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। आप इनमें से कोई भी 2 लिखोगे तो दैट इज सफिशिएंट। सीजर, स्टेपलर, 2 साइडेड टेप, पिन, हॉट ग्लू स्टिक्स, हॉट ग्लू गन, कोई भी आप 2 लिख सकते हो। द डैश इज द स्क्रीन वेयर सेल्स स्टाफ व्यू सेल्स इंफॉर्मेशन। सेल्स इंफॉर्मेशन कहाँ पर देखी जाएगी? अब स्क्रीन बोला है ना, तो स्क्रीन तो मॉनिटर में ही होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉनिटर, ठीक है। डैश मार्केटिंग जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल्स एंड अल्टीमेट परचेज। कौन सी ऐसी मार्केटिंग है जिससे आपके न्यू प्रोडक्ट अवेयरनेस लोगों में जनरेट होती है? दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एरिया पर आप नई नई चीजें रखते हो अपनी। मेंशन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। बैलेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर, फोकल पॉइंट, सिंप्लिसिटी। तो ये 2 मेन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। विच टाइप ऑफ लेआउट इज यूज्ड बाय द मोस्ट मॉडर्न कीबोर्ड्स। कीबोर्ड जो होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते भी हो अपने अगर आपके घर पे कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो जो उस पर कीबोर्ड होता है जिस पर आप टाइप करते हो कीज पे, उसे बोलते हैं क्वार्टी लेआउट। आजकल यही यूज होता है। डैश इज द मंत्रा ऑफ एनी वेल रन बिजनेस। कौन सा मंत्र है जिससे कि आप अपने बिजनेस को अच्छा चला सकते हो? दैट इज कैश इज किंग। इसका जो राइट आंसर है ना वो है कैश इज किंग। कैश इज किंग ये इसका राइट आंसर है। ये आजकल का मूल मंत्र है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट दैट थ्रो लाइट ऑन द पॉइंट that each transaction has two-fold effect such as receiving and giving of the benefit। तो आप ऐसे कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें आपको रिसीविंग और गिविंग दोनों ही ट्रांजैक्शन को नोट करना होता है? उसे बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है रिसीवर और गिवर दोनों को ही अकाउंट्स में लिखा जाएगा। नेम द प्रोसेस दैट इंक्लूड रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। टेलीकॉम बिलिंग। टेलीकॉम बिलिंग से हम जो कस्टमर से हम रिसीव कर रहे हैं पेमेंट्स उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसमें से कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है, वो है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट का ये मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ मटेरियल को ही काउंट करोगे, ठीक है। Which accounting convention warns the trader should not to take unrealized income into account? कंजर्वेटिज्म। इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स को तो सारे लॉसेस को तो रिकॉर्ड करोगे लेकिन सारे प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड
नहीं करोगे जो अभी आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन लॉस जो होने की संभावना है उन्हें भी रिकॉर्ड करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक रीजन फॉर कीपिंग एन इन्वेंट्री रिपोर्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक रीजन फॉर कीपिंग एन इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री को रखने का बेसिक रीजन नहीं है कि आपको रिपोर्ट बनानी है इसलिए आप इन्वेंट्री रखो, नहीं। नेम द मेथड बाय विच होलसेल बिलिंग कैन ऑल्सो बी सेटल्ड। रिटेल बिलिंग सिस्टम से आप अपना जो है होलसेल बिलिंग को कर सकते हो। डैश मेथड इज यूज्ड टू ट्रैक डेली ट्रैफिक इन द इन्वेंट्री। परपेचुअल मेथड का ये मतलब होता है कि डेली जो है आपकी इन्वेंट्री कितना आया है कितना गया है उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। डैश रेफर टू द स्टॉक दैट वाज नेवर सोल्ड टू ए कस्टमर एंड स्टिल न्यू इन ओरिजिनल पैकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है एनओएस। एनओएस का मतलब होता है न्यू ओल्ड स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो आपके पास आ तो बहुत पहले गया था लेकिन अभी तक बिका नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल ऑफन रिजल्ट्स इन डैश परचेज। पॉइंट ऑफ सेल ऑफन रिजल्ट्स इन इम्पल्सिव परचेज। ठीक है, मतलब इम्पल्सिव परचेज में इम्पल्सिव परचेज मतलब आप रैंडमली कुछ भी खरीद रहे हो। जैसे मैं दूध वाली शॉप पर गई और मैंने चिप्स उठा ली और चॉकलेट उठा ली, ऐसे ही मन कर गया खाने का तो आपने ले ली, उसे कहते हैं इम्पल्सिव परचेज। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मतलब जो सामान रिटेल स्टोर में पहले आएगा उसे पहले बेचा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब फीचर ऑफ शॉपिंग कार्ट। इसमें से शॉपिंग कार्ट का क्या फीचर नहीं है। SSL सिक्योरिटी जो है ये शॉपिंग कार्ट का फीचर नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री। इसमें से इन्वेंट्री को काउंट करने का कौन सा मेथड नहीं है। कंज्यूमेबल टूल से आप इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर सकते। नेम द टर्म यूज्ड फॉर रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री इन एन SKU। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का में आप इन्वेंट्री को कैसे काउंट, जब आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे स्टॉक आउट। आपका स्टॉक आउट हो गया है। डिफाइन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब जो है मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिससे कि आप अपना बिजनेस जो है खुद क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी देखो, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर रिक्वायर्स सर्टेन नॉलेज, स्किल और पर्सनैलिटी प्रोफाइल। जनरली इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी और ट्रेट। मतलब आपके अंदर ऐसी नॉलेज है, स्किल है कि आप एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। What do you understand by paranoid disorder? Paranoid disorder का अर्थ होता है feeling extremely nervous, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, and worried हो, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो। क्या चिंता करते हो? Because you believe that other people do not like you or are trying to harm you। जब तुम्हें लगता है कि दूसरे पीपल जो हैं वो तुम्हें तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तब तुम्हें जो परेशानी अगर ऐसी फील होती है तो उसे बोलते हैं पैरानॉइड डिसऑर्डर। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के 2 फीचर्स बताओ। इसका पहला फीचर है बिल्ट इन फंक्शंस मेक कैलकुलेशंस इजियर, सॉरी, फास्टर एंड more accurate. Large volume of data can be easily handled and manipulated. स्प्रेडशीट्स में आप अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन इज द नीड ऑफ आर। सेल्फ मोटिवेशन जो है ये आज की जरूरत है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस बताओ। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है भैया, 12th क्लास के बोर्ड के पेपर हैं। अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो तुम पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, कोई और नहीं समझाएगा तुम्हें, खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। क्या होता है इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, आप जो है इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स गोल। मतलब जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उसके प्रति आप डेडिकेटेड हो जाते हो। इससे आप इनिटेशन लेते हो। परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जो काम मैंने सोचा है मैं वही करूंगा, इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। कोई और मुझे भटका नहीं सकता। ठीक है। इट अफेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग सिमिलर
टास्क। ठीक है, इससे मुझे नए नए काम करने की और लगातार किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। स्टेट सम बैरियर्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं। आप वैसे मैंने इसमें 2 लिखे हैं, आप और कुछ भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगते हैं। नंबर 1 क्या है, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट। मान लो आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि ये सपोर्टिव नहीं है। ठीक है। नंबर 2 क्या है, मार्केट एंट्री रेगुलेशंस। मार्केट के अंदर कभी अप डाउन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आपका ऐसा बिजनेस है तो भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा कम है आपके पास, ये भी बैरियर हो सकता है। स्किल्ड वर्कर कम है आपके पास, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीओएस मार्केटिंग। पीओएस मार्केटिंग, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल एरिया। ठीक है, पीओएस मार्केटिंग generates new product awareness, trials, ultimately purchase, where most shoppers purchase an item they found on the shelf, offer discounts and samples near the point of purchase, often lead to shoppers switching brands। देखो, पॉइंट ऑफ सेल एरिया जो है इसे पॉइंट ऑफ परचेज भी कहा जा सकता है, और ये तीसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में जो पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। इसमें इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पीओएस मार्केटिंग का महत्व क्या है। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग नए उत्पाद, जागरूकता, परीक्षण और अंततः खरीद उत्पन्न कराती है। मतलब अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर रिटेलर जो है वो नए नए प्रोडक्ट रखता है जो उसकी दुकान पर नए नए आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर की खरीदने की शक्ति बढ़ती है, वो अट्रैक्ट होता है और आपकी जो सेल है वो ज्यादा हो सकती है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रिंटर। अब प्रिंटर का क्या काम है। वन स्मॉल प्रिंटर इज यूजुअली एडेड टू द पीओएस सिस्टम। पीओएस सिस्टम पर प्रिंटर हमेशा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको बिल का प्रिंट स्लिप मिलती है। ठीक है, दिस कंपोनेंट कैन बी प्रोग्राम्ड फ्रॉम द बैक ऑफिस सर्वर to produce customized receipt or invoice for the customer use. The printer may also be used for printing sales report or employee time cards. Employees के time card को भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप इसमें, और सेल रिपोर्ट को भी निकाल सकते हो। Give any 2 signs of an effective point of sale. अच्छा, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल आपने बनाया है, इसका पता कैसे चलेगा। एन इफेक्टिव पॉइंट ऑफ सेल से क्या होगा, शॉपर्स की अटेंशन ज्यादा हो रही है। शॉपर मतलब कस्टमर, कस्टमर ज्यादा समय वहां पर रुक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, चीजें खरीद रहा है, आइटम्स वहां पर जो ऑफर की जा रही हैं वो ज्यादा अच्छी हैं और कस्टमर उन्हें खरीद रहे हैं, तो मतलब आपका पॉइंट ऑफ सेल एरिया जो है वो अच्छा है। ठीक है। What is meant by going concern concept? Going concern concept बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 100% आएगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस है आपका वो विल कंटिन्यू फॉर एवर, मतलब आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा आपका बिजनेस। तो पॉजिटिव अप्रोच भी इसको कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस जो है, जो आपकी एसेट्स हैं वो हमेशा चलेंगी और आपको प्रॉफिट देंगी, आपके बिजनेस में चलती रहेंगी। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सचर मैप। फिक्सचर मैप का अर्थ क्या है। ए फिक्सचर मैप इज ए फिजिकल लेआउट ऑफ द स्टोर and all store locations. Each fixture, display rack and back stock location should be assigned a fixture map that relates to a slip code that will be used for counting an inventory. ठीक है, फिक्सचर मैप का ये मतलब है कि भैया आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, क्या आपके स्टोर के अंदर लोकेशन है, उस लोकेशन पर क्या क्या डिस्प्ले है, क्या क्या रैक लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको एक स्लिप भी दी जा सकती है जिसके ऊपर पूरा फिक्सचर मैप बना हुआ होगा। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3। 3 में से कोई भी आपको 2 आंसर्स देने हैं 3 क्वेश्चंस में से, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 30 से 50 वर्ड्स के बीच में आपके आंसर जरूर होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है इसका, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर क्या होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर
क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर MSR आर यूज्ड टू कैप्चर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस सेल। An MSR component can be attached to the workstation terminal to enable a customer to swipe a credit card at the time of payment। देखो ये तुम्हें हर पेट्रोल पंप पर तो मिल ही जाएगा। जो होता है ना, अब एक मशीन होती है MSR, उस पर आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हो, ठीक है, और आपकी जो अकाउंट की पूरी डिटेल उसके पास आ जाती है। आप इसको पढ़ लो, हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैंने बोला था ना, जो जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैंने हिंदी में भी लिखा है। जहां मुझे लग रहा है हिंदी में लिखने की जरूरत है वहां मैंने लिखा है। बाकी मैं समझा तो रही हुई हूँ आपको। ई रिटेलिंग बेनिफिट बोथ द रिटेलर एंड द कस्टमर्स। ई रिटेलिंग जो है उससे रिटेलर और कस्टमर दोनों को फायदा होता है। कोई भी 6 लिख दो तो 6 इसकी फायदे जो हैं वो क्या है। लोकेशन इज अनइम्पोर्टेंट, आप कहीं से बैठकर भी कहीं पर भी सामान बेच सकते हो। साइज मैटर नहीं करता, आपकी दुकान छोटी है या बड़ी है, आप वहां पर जो अपना सामान बेच सकते हो। सेव ऑन द वेजेस एंड प्रीमाइसिस कॉस्ट, आपको कोई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठे बैठे भी सामान बेच सकते हो। रीच ए लार्ज ऑडियंस, आप लार्ज ऑडियंस तक एक ही बार में पहुंच सकते हो। भैया मैं गुजरात में बैठा बैठा अमेरिका में भी सामान बेच सकता हूँ, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ऐसी एप्स पर रजिस्टर करना है। हायर डिस्पोजेबल इनकम प्रॉफिट प्रोफाइल देन एवरेज, इससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। आप 24 घंटे पूरे दिन में आप कभी भी ऑर्डर ले सकते हो। Online shoppers commonly use a credit card or a PayPal account in order to make payments accordingly. List any 6 payment methods in e-retailing। आप कोई भी मेथड 6 मेथड बता सकते हो जो ई रिटेलिंग में यूज होते हैं। ई रिटेलिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप क्या क्या 6 मेथड यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड जो है इसका बिलिंग टू मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से आप पेमेंट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, COD। लैंडलाइन आजकल बहुत कम यूज होता है, तो जिसके पास हो वो यूज कर सकता है। चेक या चेक से पेमेंट कर सकते हो आप। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट डेबिट इन सम कंट्रीज, डेबिट जो है डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑफर होती है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑफ वेरियस टाइप्स, गिफ्ट कार्ड्स, पोस्टल मनी ऑर्डर्स, कुछ भी आप मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। POS इज, अब इसमें भी देखो 5 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और हर क्वेश्चन के जो है 50 से 80 वर्ड्स में आपका आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। POS मतलब पॉइंट ऑफ, देखो अब ये POS का चौथा क्वेश्चन है जो अब फिर से आ गया है। तो POS is the place where a retail transaction is completed, write the correct sequence in completing a POS activity। POS एक्टिविटी पॉइंट ऑफ सेल एरिया जो होता है वहां पर जो राइट मेथड है उसका वो क्या है। सबसे पहले आप देखो, इसकी जो है मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, आप मेरी पॉपुलर अपलोड्स में जाओगे तो सबसे ऊपर यही वीडियो आ रही है कि POS एक्टिविटी कैसे होती है। तो फर्स्ट जो है आपका, आप प्रोडक्ट्स को स्कैन करोगे बारकोड स्कैनर से। स्टेप 2 है आपका रिसीविंग पेमेंट, पेमेंट लोगे आप कस्टमर से। पेमेंट किसी भी मेथड से आप ले सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। स्टेप 3 है आपका प्रिंटिंग बिल, आप बिल प्रिंट करके दोगे उसका। स्टेप 4 जो है कैश ड्रॉर में आप अपना पैसा रखोगे, अगर उसने कैश पेमेंट किया है तो बस हो गया आपका बिलिंग प्रोसीजर, ठीक है। स्टेट एनी 8 रूल्स फॉर कैश रजिस्टर सिक्योरिटी, कैश रजिस्टर की सिक्योरिटी के लिए कितने रूल्स बताने हैं, 8 रूल्स बताने हैं। तो ये 8 रूल्स ये रहे, क्या है। नेवर लीव द कैश रजिस्टर ओपन एट एनी टाइम अनलेस यू आर यूजिंग इट, कभी भी कैश रजिस्टर को खुला मत छोड़ो। नंबर 2, नेवर फेस अवे फ्रॉम एन ओपन कैश ड्रॉर, कैश ड्रॉर से अपना चेहरा कभी मत हटाओ। ये किसके लिए है ये सारे रूल, जो कैशियर होगा ना उसके लिए। नेवर प्रोवाइड योर स्टाफ कोड टू एनीवन, कभी अपना कोड मत बताओ किसी को। नंबर 4, अपने रजिस्टर को लॉक करके रखो जब आप छोड़कर जा रहे हो। नंबर 5, नेवर लीव द की, कभी उसमें की छोड़कर चाबी छोड़कर मत जाना। कैश जो है उसको क्लियर्ड रखना हमेशा, कभी भी उसको बिना काउंटेड नहीं रखना चाहिए। तो बुक कीपिंग इज मेनली रिलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जनरली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग जो होता है ये बेसिक होता है, मतलब फर्स्ट जो है स्टेप आपका बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को रख रहे हो उसमें बनाकर जर्नल में, ठीक है। और अकाउंटिंग जो होता है इसके अंदर रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड्स को काउंट करना। जर्नल लेजर आपका बुक कीपिंग में आएगा, और जबकि अकाउंटिंग के अंदर ये वाइडर टर्म है, इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना, रिजल्ट बताना, बैलेंस शीट बताना, ये सारा आपका अकाउंटिंग में आएगा। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो अगर हम इसकी समरी में पढ़े तो कितना आसान है। बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग जो है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग के अंदर उनको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना, रिपोर्ट बनाना और समराइज करना। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है जो RN एंथोनी ने दी हुई है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंटिंग इज एन एंशिएंट आर्ट एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट फोकसिंग ऑन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें इतना घुमा कर दिया हुआ है, बोला हुआ है आपको अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग लिखने हैं। अकाउंट्स का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस of an organization. The need for recording the transaction arises because it is not possible to remember। देखो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना, समराइज करना। क्यों जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बार बार अकाउंट्स की वीडियोस में भी यही बोलती हूँ, अकाउंट्स की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप सारी ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में हर वक्त याद नहीं रख सकते, आपको उनको लिखना ही पड़ेगा। हम ह्यूमन बीइंग जो है उनका दिमाग जो है ये एक लिमिट है याद रखने की, इसीलिए हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ी है। इसके अंदर हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को लिख सकते हैं, समय समय पर चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि अगली बार हमें क्या और इम्प्रूव करना है ताकि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, ठीक है। अब ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद खत्म है आपका पेपर। A company operates on a principle of displaying and selling old stock before selling new stock। मतलब एक कंपनी जो है उसका प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है कि वो पहले अपना पुराना स्टॉक बेचती है, बाद में नया स्टॉक बेचती है। द कंपनी इज रोटेटिंग द स्टॉक बाय पुशिंग ओल्डर प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड, मतलब वो अपने पुराने प्रोडक्ट को आगे रखती है और नए प्रोडक्ट को पीछे रखती है। तो ये ऐसा क्यों करती है, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है वो, ये विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी। LIFO और FIFO, देखो FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो नेचुरली ऊपर से समझ में आ गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ए पार्ट जो है इसका आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब वो कह रहा है इसके फायदे भी बताओ, अरे फायदे तो है ही, लेस वेस्ट, आपका स्टॉक बेकार नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होएगा, ठीक है। इसका फायदा क्या है, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, कॉस्ट कम आएगी अगर आपका स्टॉक बेकार नहीं होगा तो। Why is the company rotating the stock? कंपनी अपने स्टॉक को रोटेट क्यों कर रही है, अरे कंपनी अपने स्टॉक को इसीलिए रोटेट कर रही है ताकि वो अपने पुराने प्रोडक्ट को पहले बेच दे और नए प्रोडक्ट को बाद में बेचे। मान लो कुछ प्रोडक्ट जैसे फूड है, खाना है या वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो वेस्ट हो जाएंगे अगर एक्सपायरी हो जाएंगे अगर उनको समय पर ना बेचा जाए तो इस तरह से हमने ये पूरा रिटेल का क्लास 12th का पेपर जो है वो कर लिया है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना और पूरा पेपर करके आना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।